1740 के आसपास का भारत मुगल सल्तनत अपने आखिरी दिनों में थी और पूरी सब कॉन्टिनेंट में एक ही सवाल घूम रहा था, कौन बनेगा असली मालिक। यूरोपियन पावर्स जो पहले सिर्फ व्यापारी बन के आए थे, अब तलवार और तोपों के दम पर ताकत हासिल करना चाहते थे। और इस खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी थे, ब्रिटिश और फ्रेंच। उनके बीच छेड़ी गई बैटल को हम कहते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर इन इंडिया या फिर कार्नाटिक वॉर्स। जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आए तो उन्होंने यूरोप के लिए एक न्यू ट्रेड रूट खोल दिया, जिस वजह से पोर्तुगीज, डच, डैनिश सब आए। लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक सबसे स्ट्रॉन्ग दो यूरोपियन पावर्स बन गई थी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो दोनों अपने अपने ईस्ट इंडिया कंपनीज के जरिए इंडिया में बिजनेस कर रहे थे। यहाँ पे ईस्ट इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया यूरोप के ईस्टर्न डायरेक्शन पे है। तो इनिशियली दोनों एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन यूरोप में जो राइवलरी चल रही थी वही राइवलरी जल्द ही भारत की जमीन पर भी उतर आई। आखिर ये राइवलरी शुरू क्यों हुई? तो यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही अपनी कॉलोनियल एम्पायर्स एक्सपैंड कर रहे थे। वेस्ट इंडीज, अफ्रीका और अमेरिका में दोनों एक दूसरे के ट्रेड और टेरिटरीज के लिए लड़ रहे थे। फ्रांस जहाँ पर कैथोलिक मोनार्की थी, वहीं पर ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट मोनार्की, यानी आइडियोलॉजी में भी फर्क था। और दोनों एक ही वक्त पर ग्लोबल ट्रेड मोनोपोली चाहते थे। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट थी उस टाइम पे, और यहाँ से टेक्सटाइल, स्पाइसेस, सल्टपीटर जो गन पाउडर में यूज होता है, इंडिगो और आगे चल के टी जाता था, जो यूरोप के लिए सोना समझा जाता था। तो जो भी पावर इंडिया का ट्रेड कंट्रोल करेगी वो यूरोप में सुपर पावर बनेगी। तो इस वजह से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी यूरोप से सीधे इंडिया तक ट्रांसफर हो गई। से लेकर 1748 तक वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन में भी ये दोनों राइवलरी और भी बढ़ गई। जैसे कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के थ्रोन पर मैरिया थेरेसा का सक्सेशन इशू हुआ, जिस वजह से ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया और वहीं पर फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के एनिमीज को सपोर्ट किया। तो इस वॉर का एक्सटेंशन इंडिया में हुआ, जहां फ्रेंच और ब्रिटिश ने अपने कॉलोनियल सेटलमेंट्स के अगेंस्ट अटैक शुरू किया, जिसका डायरेक्ट ट्रिगर था कि इस वॉर के दौरान फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, जो कि 1746 से लेकर 1748 तक हुई, और फ्रांस ने मद्रास कैप्चर किया और नवाब के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। और इसे आगे चलकर 7 ईयर वॉर हुआ, जो कि 1756 से लेकर 63 तक हुआ। और इस टाइम तक ब्रिटेन और फ्रांस ग्लोबल राइवल्स बन गए थे। और इसका डायरेक्ट ट्रिगर ये था कि इंडिया में थर्ड कार्नाटिक वॉर हुआ, और ये वॉर इसी यूरोपियन वॉर का हिस्सा थी। बैटल ऑफ वांडीवर्स और पौंडीचेरी का फॉल इसी की वजह से हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सब कॉन्टिनेंट में लड़ाई सिर्फ कार्नाटिक रीजन में ही क्यों हुई? तो कार्नाटिक यानी कोरोमंडल कोस्ट के पास का कोस्टल इंडिया ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक था। तो चलिए इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं, जैसे कि पोर्ट एंड ट्रेड। मद्रास ब्रिटिश सेटलमेंट और पौंडीचेरी फ्रेंच सेटलमेंट यही थे, और ये दोनों पोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और प्रोक्सिमिटी की बात करें तो दोनों के ट्रेडिंग पोस्ट एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, इसलिए क्लास अनअवॉइडेबल था। और थर्ड पॉइंट होगा कि वीक मुगल कंट्रोल। तो नॉर्थ में मुगल्स का इन्फ्लुएंस अभी भी थोड़ा बचा था, लेकिन साउथ में सेंट्रल अथॉरिटी वीक थी। इस वजह से यूरोपियन पावर्स को लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना इजी था। और फोर्थ पॉइंट है कि रिच रिसोर्सेज यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पर्ल फिशरीज ये रीजन को और भी वैल्यूएबल बनाते थे। यानी कि कार्नाटिक एक ऐसा जोन था जहां ट्रेड, पॉलिटिक्स और मिलिट्री सबके लिए फर्टाइल ग्राउंड था। तो इसलिए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का असली मैदान यही बना। 1740s का दौर यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इसका शैडो इंडिया तक आ चुका था। और सबसे पहला मैदान बना कार्नाटिक रीजन, जहां से कोरोमंडल कोस्ट का समुद्री ट्रेड कंट्रोल होता था। कार्नाटिक रीजन का रूलर था नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन खान, और ऊपर वाले यानी हैदराबाद रीजन को नॉमिनली कंट्रोल करता था निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम उल मुल्क असफ जाह वन, जो मुगल बादशाह का सूबेदार था। मतलब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों मुगल सुजर्निटी के अंदर थे, लेकिन असली अथॉरिटी लोकल नवाब्स के हाथ में थी।
1746 में फ्रेंच एडमिरल ला बोर्डोनेस ने मद्रास कैप्चर कर लिया और ब्रिटिश को इस बात का एक बड़ा और गहरा धक्का लगा और उन्होंने अनवरुद्दीन से हेल्प मांगी और नवाब ने फ्रेंच से कहा कि तुमने बिना मेरे परमिशन के लड़ाई क्यों की। लेकिन जब नवाब की आर्मी ने फ्रेंच से टक्कर ली तो पौंडीचेरी के गवर्नर ड्यूप्ले ने अपने डिसिप्लिन यूरोपियन ट्रूप से कर्नाटक के लगभग 10,000 सिपाही को हरा दिया और इससे पहली बार इंडियन रूलर्स को समझ आया कि यूरोपियन ट्रेनिंग और आर्टिलरी कितनी पावरफुल है। ये वॉर 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल से खत्म हुआ। मद्रास ब्रिटिश को वापस मिल गया, लेकिन अब दोनों समझ गए थे कि असली खेल है इंडियन सक्सेशन पॉलिटिक्स को अपने फेवर में यूज करना। 1748 में असफ जाह I हैदराबाद का निजाम इनका डेथ हो गया और वहीं से शुरू हुआ हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में सक्सेशन का क्राइसिस। यहाँ से लीनियर समझना बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिए। तो निजाम उल मुल्क का बेटा था नसीर जंग, तो नेचुरली मुगल एम्परर ने उसे सक्सेसर माना। लेकिन दूसरी तरफ निजाम का नवासा यानी बेटी का बेटा मुजफ्फर जंग ने भी कुर्सी का दावा किया। अब सीन क्लियर था कि नसीर जंग के पीछे ब्रिटिश और मुजफ्फर जंग के पीछे फ्रेंच, और कर्नाटक में भी सेम खेल चल रहा था। नवाब अनवरुद्दीन खान के खिलाफ उसका राइवल चंदा साहिब था, जिसका दावा था कि वो भी असली नवाब है, और चंदा साहिब को सपोर्ट मिला फ्रेंच से, जबकि अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली गया ब्रिटिश के कैंप में। 1749 के अंबर की लड़ाई में अनवरुद्दीन खुद मारा गया और चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बन गया। मुजफ्फर जंग हैदराबाद का कंटेंडर बन गया। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि फ्रेंच जीत गए, लेकिन तकदीर फिर पलटी। नसीर जंग अपने ही कैंप के अंदर से गद्दारी में मारा गया और उसके बाद मुजफ्फर जंग थोड़ा वक्त के लिए निजाम बना, लेकिन जल्द ही पठान चीफ ने उसे भी खत्म कर दिया। फिर कुर्सी मिली सलाबत जंग को, जो कि नसीर जंग का भाई था, जो फ्रेंच के सपोर्ट में भी था। लेकिन कर्नाटक में सीन बदल गया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 से लेकर 52 में आर्कट कैप्चर करके मोहम्मद अली को नवाब बना दिया और इसके साथ ही पावर बैलेंस शिफ्ट हो गया। हैदराबाद में फ्रेंच का दबदबा था, लेकिन कर्नाटक में अंग्रेज अपने पपेट को बिठा चुके थे। तो इस वॉर का असली मतलब था कि अब यूरोपियंस डायरेक्टली इंडियन थ्रोन के सक्सेशन में इंटरफियर कर रहे थे और इस खेल का असली फायदा अंग्रेज उठाने लगे। तो अब जब यूरोप में 7 ईयर वॉर शुरू हुई, उसका इको फिर इंडिया तक आया। ये सबसे डिसाइसिव वॉर थी जो तय करेगी कि भारत पर अंग्रेज या फ्रेंच इनमें से कौन रहेगा। सो बाय नाउ कर्नाटक में मोहम्मद अली फॉर्मली ब्रिटिश पपेट नवाब बन चुका था। हैदराबाद में भी फ्रेंच जनरल बसी अपना इन्फ्लुएंस लूज कर रहा था और बंगाल में 1757 का प्लासी ऑलरेडी ब्रिटिश को एक बड़ा एडवांटेज दे चुका था। तो फ्रेंच साइड का हीरो था काउंट डी लाली, जो 1758 में इंडिया आया। उसने फोर्ट सेंट डेविड कैप्चर किया और मद्रास को घेर लिया, लेकिन ब्रिटिश नेवल पावर ने उनके सप्लाई लाइंस कट कर दिए। तो दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव और आयरकोटे ने फ्रेंच फोर्सेस को सिस्टमैटिकली हरा दिया। 1760 की डिसाइसिव लड़ाई थी बैटल ऑफ वांडीवर्स। यहाँ आयरकोटे ने फ्रेंच जनरल काउंट डी लाली को पूरा डिफीट कर दिया और इसके बाद फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी बचा और 1761 में वो भी ब्रिटिश के हाथ में चला गया। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें फ्रेंच को सिर्फ कुछ ट्रेडिंग पोस्ट रखने दिए गए और वो भी बिना फोर्टिफिकेशन के। मतलब इंडिया में उनका पॉलिटिकल ड्रीम खत्म हो गया और इस तरह अंग्रेज बन गए भारत के असली यूरोपियन मास्टर्स। तो कर्नाटक के 3 वर्ष एक बात क्लियर करते हैं कि ये सिर्फ ब्रिटिश और फ्रेंच की राइवलरी नहीं थी, ये एक लीनिएज और सक्सेशन का पॉलिटिकल चेस गेम था, जिसमें हैदराबाद के नसीर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग और कर्नाटक के अनवरुद्दीन, चंदा साहिब और मोहम्मद अली सब एक मोहरे बने हुए थे और असल में बोर्ड पर सिर्फ एक पावर बची थी और वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये थी कहानी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए देवी डिकोड।